नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इससे पहले वीडियो में मैंने तुम्हें नदियों के बारे में पढ़ाया था, वो भी हिमालय से आने वाली नदियाँ, है ना। उसके बाद हमने एक मध्य भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के पाठ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दोनों नदियों के चैप्टर, नदियों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पेपर में देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी चीज़ों को ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्य वर्षा का जल होता है। मौसमी नदियाँ मतलब ये कि ये कुछ ही दिनों के लिए इन नदियों में पानी रहता है। बतौर हिमालय वाली नदियाँ वो नदियों में हमेशा पानी आता है। तो गर्मियों के सामान्यतः वर्षा का जल, तो जो हमारी प्रायद्वीपीय की नदियाँ हैं ना, इनका मुख्यतः स्रोत क्या है? वर्षा का जल। जो पानी बारिश से आता है ना, वो ही इसका मुख्यतः स्रोत है। गर्मी के मौसम में नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में रह जाता है। गर्मियों में ये छोटी सी धारा रह जाती हैं। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मियों के मौसम में सूख जाती हैं। तो क्या हो जाती हैं? ये सूख जाती हैं गर्मियों के मौसम में हिमालय नदियाँ। जबकि हिमालय नदियाँ का उद्गम स्थल हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं। वर्षवाहिनी का मतलब है कि सारे के सारे साल उनमें पानी आता है, क्योंकि उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल का स्रोत मैंने बताया था क्या होता है? ग्लेशियर और वर्षा का जल। जो ग्लेशियर हैं, मैंने बताया था हिम के पहाड़ है बड़े बड़े, वो सब क्या होते हैं? हिमालय नदियों का स्रोत हैं। और वर्षा का जल भी। तो इनमें सदाबहार नदियाँ हैं, हमेशा पानी रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय क्या होती हैं? मौसमी नदियाँ। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं और हिमालय नदियाँ क्या होती हैं। इसके बाद थोड़ा समझते हैं प्रायद्वीपीय और खाड़ी के बारे में। प्रायद्वीपीय क्या होता है और खाड़ी क्या होता है? तो प्रायद्वीपीय भूमि वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरी होती है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। देखो, ये इधर तीन भाग से पानी, इधर हमारा पता है तुम्हें क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? अरब सागर। और इधर क्या है हमारा? नीचे हिंद महासागर। तो ये भारत का जो भाग है ना नीचे का, ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसे हम प्रायद्वीपीय भाग, पता नहीं कितने बार तुम पढ़ चुके होगे, सबको पता है। और दूसरी चीज़ समझते हैं खाड़ी। खाड़ी क्या होती है? देखो, समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश करता जाता है तथा तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप भाग का उल्टा, जस्ट उल्टा भाग कहता है क्या है? खाड़ी। मतलब तीन तरफ से भूमि से घिरा हो और भूमि के काफ़ी अंदर तक पानी जाए। जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, इधर भी, और यहाँ पार्ट अंदर तक पानी जाता है, इसे खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। भारतीय दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, है ना। दो पार्ट में। देखो कैसे, अगर मैं ये पार्ट बांट दूँ इसका, भारत का, तो यहाँ से इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो जो नदियाँ इधर गिरेंगी उसको हम अरब सागर की नदियाँ कहते हैं, जो इधर गिरेंगी वो बंगाल की खाड़ियाँ में। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है ज़्यादा कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है और वो गिरती कहाँ से है और कौन कौन से राज्य में बहती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पन्नेर, वैगई, ये इंपॉर्टेंट सारी हैं। यहाँ कहाँ से निकलती है सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अरब सागर की साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, गुवारी, श्रावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा, ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। कुछ को थोड़ा सा, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा तरीके से डिस्कस करेंगे उसकी। ये तो आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, पहले हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखो, तो सबसे पहले नदी है कौन सी? दामोदर नदी, क्योंकि यहीं पर हमने पहले वाली वीडियो में छोड़ा था कि जो हमारी गंगा नदी आती है, जो गंगा नदी आ रही थी
फरक्का बांध से, फरक्का यानी कोलकाता में दो भागों में बट जाती है। एक तो बांग्लादेश चली जाती है और एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो जाती है उसका नाम हुगली हो जाता है, और जो बांग्लादेश जाती है गंगा का, उसका नाम पद्मा हो जाता है। और इस जो हुगली नदी है उस पर एक झारखंड की साइड से एक नदी आकर बहकर मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, जिसे जिसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो वहाँ से ही आगे बढ़ते हैं हम दामोदर नदी से प्रायद्वीपीय नदियों के पार्ट में। तो यहाँ पे मैप में तुम्हें दिख रहा होगा ये हुगली नदी है, और इसमें इधर से आकर एक नदी मिलती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी उद्गम स्थल लिखा है, दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, छोटे नागपुर को पठार झारखंड में स्थित है। ये बात आप ध्यान से याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसे भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर। तो क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड, तो उद्गम स्थल पता चल गया तुम्हें क्या है इसका, उद्गम स्थल है इसका छोटा नागपुर झारखंड में। तो कहाँ से निकलती है, झारखंड में दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल और झारखंड पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता देखो इसकी, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। पता ही है तुम्हें कि कहाँ मिल जाती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, और फिर कहाँ चले जाती है ये, बंगाल की खाड़ी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी दूसरा है, स्वर्णरेखा नदी। यह नदी रांची के पठार झारखंड, ये भी झारखंड से निकलती है। कहाँ से, झारखंड से। झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी से एक और पूछ लेता है कि जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो कौन सी नदी के, स्वर्णरेखा नदी के कारण किनारे बसा हुआ शहर है जमशेदपुर। उसके बाद वैतरणी नदी, उसके नीचे है वैतरणी नदी। उद्गम इसका क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा। तो याद रखना वैतरणी नदी कौन सी है, क्योंझर पहाड़ी, ये उड़ीसा में। ये तीसरे नंबर की जो नदी है ना, इसका जो उद्गम स्थल है उड़ीसा, ऊपर के दोनों का झारखंड, है ना। तो वैतरणी नदी बहाव है इसका उड़ीसा से आती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो तीनों नदी आप समझ पाए होंगे। देखो दामोदर झारखंड, स्वर्णरेखा भी झारखंड, और तीसरी वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा, उड़ीसा से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। झारखंड से आने वाली दो नदियाँ शंख और कोयना, शंख और कोयना। देखो एक नदी एरी शंख और दूसरी है कोयना, और ये दोनों आगे बढ़कर राउरकेला में जहाँ मिल जाती हैं, राउरकेला, तो राउरकेला से एक नदी आगे निकलती है जिसे ब्राह्मणी नदी कहते हैं। झारखंड से आने वाली दो नदियाँ शंख और कोयना उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, वहाँ से ब्राह्मणी नदी कहलाती है, और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, तो कहाँ से निकलती है, वैतरणी झारखंड से आने वाली, ये दोनों कहाँ से आ रही हैं, झारखंड से, और कहाँ मिलती हैं, राउरकेला में। और राउरकेला से शंख और कोयना, कोयना नदी भी पूछा जाता है कहाँ गिरती है, तो ये दोनों ब्राह्मणी नदी बन जाती है। और ब्राह्मणी नदी कहाँ चली जाती है फिर, बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदी भी, तो ध्यान रखना ऊपर की चारों नदी सब कहाँ से निकल रही हैं, झारखंड से। तो ब्राह्मणी नदी, उसके बाद ऊपर की चारों नदी याद रखना, बस एक ही नदी अलग आई है, वैतरणी उड़ीसा से, नहीं ब्राह्मणी, दामोदर और स्वर्णरेखा सब झारखंड से निकलती हैं। उसके बाद आया, पढ़ते हैं, देखो महानदी। महानदी की जो उद्गम स्थल है सिंगवा पहाड़ी छत्तीसगढ़। कौन सी महानदी कहाँ से निकलती है, सिंगवा पहाड़ी छत्तीसगढ़। बहाव है इसका उड़ीसा, मतलब छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तो याद रखना कि कौन सी नदी, महानदी क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है ये मैंने तुम्हें पिछले बताया था कि चैप्टर में क्या होता है, अभी फिर डिस्कस करेंगे। तो तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कभी कभी पूछ लेता है तेल नदी या जोक नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ हैं महानदी की।
महानदी सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से आती है महानदी, तो क्या बनाती है, डेल्टा, डेल्टा बनाती है, याद रखना। और इस महानदी में मैं बताऊंगा मैं तुम्हें, इसी महानदी पे हीराकुंड बांध है, तो वो बांध वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा कौन कौन सी नदियों पे कौन से बांध है ना। तो तुम्हें याद रखना तेल नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये थी महानदी बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद गोदावरी से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना। तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से उद्गम स्थल है। बहाव कहाँ कहाँ जाती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखना महाराष्ट्र से निकली त्रिवेंद्रम, नासिक महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। विशेषता देखो, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये बात ध्यान रखना, पूछी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 25 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन अगर वैसे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी, याद रखना, है ना, क्योंकि आजकल पेपर में ऐसे ही पूछता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी बताओ। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है। उत्तर भारत में बताया था भारत वाली स्लाइड में, विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में बांट देता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो ये सब पार्ट किधर है, दक्षिण भारत का। इसको वृद्धगंगा, याद रखना इस बात को, वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। नासिक गोदावरी के तट पर है। ये पूछा जाए नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के, तो याद रखना क्या क्या कहते हैं इसके, दक्षिण की गंगा, है ना, सॉरी, यानी वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा, है ना, दक्षिणी गंगा। जो तुम सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, सारी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नासिक कौन सी पे, गोदावरी, दूसरी नदी है, महाराष्ट्र से निकली, मैप को याद रखना, है ना। चलो थोड़ा और इसके बारे में दिखाते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर से नदी निकलती है और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों से क्वेश्चन आता है। तो एक तो फिर ये पूर्णा नदी, है ना, पैनगंगा, वैनगंगा, और वैनगंगा की एक क्या है, वर्धा, और सारी नदियां तीनों मिलकर एक क्या बनाती हैं, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। ये सब किसकी हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और दक्षिण से एक नदी और इसकी सहायक है, मंजीरा नदी। तो याद रखना, एक तो तुम्हें पूर्णा नदी, इंद्रावती और सबरी, पूर्णा, इंद्रावती और सबरी, और वैनगंगा, पैनगंगा और वर्धा, और ये सब तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, प्राणहिता। और ये सब किसकी नदियां हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। देखो बड़ा क्रिटिकल है, काफ़ी सारी नदियां याद रखनी, सहायक नदियां किसकी है। लेकिन अगर आप क्लोज करके 1-2 बार वीडियो देखोगे और खुद, तो तुम्हें सब दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट नदी कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा दोनों इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृष्णा नदी उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, याद रहे, वो महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट। मैंने जब वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ाया तो बताया था कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है ना। इसको सह्याद्री कहते हैं, इसको महेंद्रगिरी कहते हैं। चलो आगे, विशेषता, यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप भारत की कृष्णा नदी। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है ना। तो तीसरा पॉइंट, हैदराबाद
मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये पूछा जाता है, मूसी नदी हैदराबाद। तो अभी समझाता हूँ कोयना वगैरह के बारे में। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, तो ये भी डेल्टा बनाती है ना। इससे पहले कौन सी ने बनाया था? महानदी ने, है ना। तो महानदी भी डेल्टा बनाती है और कृष्णा भी डेल्टा बनाती है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। देखो सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ पहली देखो कोयना। कोयना किसकी सहायक नदियाँ हैं, है ना। महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है कोयना। उसके बाद घाट प्रभा, उसके बाद माल प्रभा, उसके बाद तुंगभद्रा। तुंग और भद्रा दो नदी आती हैं और जो क्या बनाती हैं, तुंगभद्रा, ठीक है। और ऊपर से भीमा और मूसी, मूसी नदी जिसके किनारे हैदराबाद बसा है। तो ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की, है ना, कृष्णा नदी। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं कृष्णा नदी पर, है ना। नागार्जुन सागर, अलमाटी बांध भी है, बांधों में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। अलमाटी बांध या कृष्णा नागार्जुन सागर बांध किस पर है? तो कृष्णा नदी पर। फिलहाल तुम इसकी सहायक नदियों पर फोकस करो। कोयना, कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा, मूसी नदी और भीमा सभी किसकी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है ना। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है हम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट थी, गोदावरी और कृष्णा नदी। उसके बाद पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार, तो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोलार से निकलती है। भावछेर कर्नाटक और उसके बाद आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो पेन्नार नदी, उसके बाद कावेरी। देखो पेन्नार नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्नाटक निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कावेरी के बारे में पढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक। तो कावेरी भी कर्नाटक से, याद रखना कावेरी कर्नाटक। बहाव है कर्नाटक से तमिलनाडु, कर्नाटक से निकली तमिलनाडु पहुंची और बंगाल की खाड़ी में गिर गई। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान से सुनना, यह नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। क्यों पूरे वर्ष? तो दक्षिण भारत की एक ही नदी बता रहा हूँ सदाबहार। वैसे दक्षिण हिमालय की सारी नदियाँ सदाबहार है, दक्षिण भारत की क्योंकि ये कावेरी नदी पर जब इसे आता हुआ मानसून जून जुलाई के समय, है ना, तो आता हुआ मानसून यहाँ पर बारिश कर कर एंटर करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से लौटता हुआ मानसून अगस्त सितंबर के महीने में, तब भी इस नदी पर बारिश करता है। तो आता हुआ मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों इसमें बारिश करते हैं क्योंकि यहाँ तमिलनाडु में किसकी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, टकरा कर काफ़ी वर्षा होती है। तो इस नदी में हमेशा पानी बना रहता है, तो इसे कावेरी नदी को सदाबहार नदी भी कहते हैं। एक और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ध्यान रहे, अगर पूछे दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा तो फिर कावेरी। कावेरी बस थोड़ा लिखने का मतलब है, जैसे मैं तुम्हें, है ना, तो ध्यान रखना। तो कहाँ से निकलती है? और ये पूछा गया कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के शिव सुंदरम परियोजना इसी नदी पर बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना शिव सुंदरम। तो ध्यान रहे, कावेरी जल विवाद बहुत ज़्यादा पेपर न्यूज़पेपर में छाया रहता है, बहुत पेपर में आता है ये कावेरी जल विवाद, तो याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वैगई नदी तमिलनाडु से निकलती है और पाक की खाड़ी में गिर जाती है। अभी समझाता हूँ पाक की खाड़ी वगैरह में तुम्हें। और मुद्रई शहर वैगई नदी के तट पर बसा है। वैगई शहर मुद्रई तट के नदी के तट पर बसा है। और
ताम्रपारणी नदी तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। चलो, तो इन दोनों को मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, देखो ये हमारा एक यहाँ पड़ोसी देश है श्रीलंका, कौन सा है, श्रीलंका, ध्यान से समझना, और ये राम सेतु से जुड़ा हुआ है श्रीलंका, कहानी पता ही होगी तुम्हें, श्री रामचंद्र ने यहाँ पे बनाया था। तो इसके इधर जो पार्ट है, जो पहाड़ पड़ता है, इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। पाक की, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर दिल्ली पुलिस के या यूपी पुलिस के एग्जाम में आता है, ये इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। वहाँ मत पता ना पाक की खाड़ी कहाँ है, पाकिस्तान की साइड नहीं है, श्रीलंका की साइड। पाक जलडमरू, पाक स्ट्रीट, सभी इसी के नाम है। और इसके नीचे जोन सी है, ये इधर तो मन्नार की खाड़ी है। क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो ये जो वैगई नदी है, ये दोनों किस में ही है, बंगाल की खाड़ी में ही है, पाक की खाड़ी भी और मन्नार की खाड़ी भी। तो जो वैगई नदी है ये कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी में। और जो ये ताम्रपर्णी नदी है ये कहाँ गिरती है, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। तो ध्यान रखना, दोनों ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में, तो देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले लूनी नदी अरब सागर में गिरती हैं, है ना। लूनी नदी, उद्गम स्थल है अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ, अजमेर राजस्थान में, वहाँ पढ़े थे हम पहाड़ियों वाले चैप्टर में, अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। बहाव क्षेत्र राजस्थान, लूनी नदी राजस्थान से गुजरात, और गुजरात से मतलब राजस्थान से गुजरात, और गुजरात के कच्छ के रण में कहाँ विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में। थोड़ा समझते हैं इसको, यह नदी गुजरात के कच्छ में लड़कर विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीय नदी भी। और ये एकमात्र, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यह एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी नदी या समुद्र में या कहीं खाड़ी में नहीं गिरती, पूरा का पूरा पानी एक ज़मीन के अंदर चला जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे दलदली इलाका, इसको कच्छ के रण कहते हैं। तो लूनी नदी का सारा पानी कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ना। चलो उसके बाद देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वतमाला, तो उदयपुर में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला राजस्थान, अरावली से ही निकलती है साबरमती। बहाव क्षेत्र है इसका गुजरात और खंबात की खाड़ी। विशेषता, अहमदनगर और गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साबरमती आश्रम तुमने पता होगा अहमदाबाद में गांधी जी ने बनाया था, तो उसी नदी के किनारे उसी के नाम पर रखा था साबरमती। और साबरमती के किनारे कौन सा, अहमदाबाद और गांधीनगर। तो अरावली पर्वत से ही निकलती है कौन सी नदी, साबरमती। और देखो, और राजस्थान की, देखो अगर क्वेश्चन में अरब सागर में तो गिरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। और ये मन्नार की खाड़ी अरब सागर का ही पार्ट है। ये मन्नार की खाड़ी किसका पार्ट है, अरब सागर का। जैसे वहाँ थी पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो वो दोनों किसकी पार्ट थे, बंगाल की खाड़ी के ही पार्ट थे वो खाड़ियाँ। लेकिन ये अरब सागर का एक पार्ट और है जिसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में भी गिर जाती है। यहाँ पे क्या है, खंबात की खाड़ी। ये पूछे जाए खंबात की खाड़ी, तो भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पे पाकिस्तान वाला एरिया लगता है ना, तो गुजरात के पास ये खंबात की खाड़ी है। वहाँ कौन सी थी, मन्नार की और पाक की खाड़ी है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। उसके बाद माही नदी। माही नदी उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश से, बहाव क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान, गुजरात, पहले देखो मध्य प्रदेश नीचे आ जाता है और फिर ऊपर राजस्थान चली जाती है और फिर नीचे कहाँ आती है, गुजरात में, और खंबात की खाड़ी में की आती है। खंबात की खाड़ी कहाँ है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ से ऊपर इधर जाती है, यानी राजस्थान वाले पार्ट में,
और फिर नीचे गुजरात आके और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता क्या है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी इधर से जाएगी माही नदी जब राजस्थान से होकर और फिर नीचे गुजरात में आएगी तो 2 बार काट देती है। कौन सी नदी, माही नदी। तो कर्क रेखा वाले भारत के भौगोलिक स्वरूप में बताया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, ठीक है। तो माही नदी ये पूछा जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। उसके बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से के पश्चिमी ढाल से, तो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। तो पश्चिमी ढाल से बहाव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी है ना। तो मध्य प्रदेश में कितना 87% पार्ट है इसका, 1.5% पार्ट इसका महाराष्ट्र में और 11.5% गुजरात में है। तो मध्य प्रदेश अमरकंटक के बारे में बताया था मैंने कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी उसके नीचे किसकी पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा रेंज, ये वाली सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा से जुड़ा हुआ है मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है। तो इसकी विशेषता देखें, मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन धारा। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर जा बहती है, भ्रंश घाटी। ज्वारद्विमुख यानी एचुरी का निर्माण करती है, और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। ये देखो, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये सतपुड़ा रेंज है, इनके बीच से बहती है। अमरकंटक यहाँ है इससे आगे, और उसकी चोटी मेघालय का पठार, उसकी चोटी है अमरकंटक, वहाँ से नदी बहकर आती है नर्मदा, और उसके पश्चिम से निकलती है ना। तो भ्रंश घाटी बनाती है और एचुरी बनाती है, जिसको ज्वारद्विमुख भी कहते हैं। यह भी मैं समझाता हूँ क्या होती है भ्रंश घाटी या एचुरी। उसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से बहती है नर्मदा नदी और सोन नदी। ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान से निकलती हैं। देखो, ये जो अमरकंटक है ना, इसके एक साइड से नर्मदा नदी बह के इधर को आती है, और दूसरी नदी सोन नदी यहीं से निकल के ऊपर बताया था मैंने, गंगा में जाके मिल जाती है पटना में, है ना। तो ये दोनों नदियाँ एक जगह से निकलती है और दोनों के बहाव दोनों विपरीत साइडों में हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक से निकलकर दोनों विपरीत दिशाओं में बहती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशाओं में बहती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह नदी, इस नदी के तट पर बसा है। तो मध्य प्रदेश, ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर तो इसी नदी के तट पर बसा है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ मैं यहाँ से, कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब ये नदी आ जाती है तो काफ़ी ऊंचाई से गिरती है ना। काफ़ी ऊंचाई से गिरने के कारण यहाँ पानी, ये एक जलप्रपात बनाती है जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। कहाँ है, जबलपुर में। तो नर्मदा नदी तुम समझ पाए होंगे कहाँ से निकलती है और कहाँ गिर जाती है, और क्या क्या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, भ्रंश घाटी, जवाहर नद, एचुरी कहा जाता है, कौन कौन से पर्वतों के बीच बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक से निकलती है। तो ये समझते हैं कि ये एचुरी और भ्रंश घाटियाँ क्या होता है। तो सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले डेल्टा तो मैंने बताया था तुम्हें, डेल्टा क्या होता है। देखो, डेल्टा, अगर ये पानी आ रहा तेज नदी से, और नदी पहाड़ से तेज़ी से पानी लाती है और अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा कर लाती है, और बहाने के बाद जब समतल मैदानी इलाकों में आ जाती है तो उस मिट्टी को जब इसकी बहाव कम हो जाता है तो उसके सामने छोड़ देती है, और ये त्रिभुजाकार एक आकृति बन जाती है जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा। तो महानदी, कृष्णा और गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो सब नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। तो समझ पाए होंगे तुम। उसके बाद एचुरी क्या होता है, जब नदी दो पर्वतों के बीच से बहकर आती है और सीधा उसका पानी किसी समुद्र में या सागर में मिल जाता है सीधा, और वहाँ पर जहाँ मिलता है वहाँ पर एक मतलब गड्ढा बना देती है, उसको क्या कहते हैं,
एक्चुअली यानी डेल्टा नहीं बनाती है। सीधा पानी किस में बन रहा है? समुद्र में। यहाँ देखो, अगर ये नदी दो पहाड़ों के बीच से या ज़मीन के टुकड़ों के अंदर से निकल के आ रही थी और इसके सामने इसने ये डेल्टा बना दिया, एक बहाव इधर को जा रहा है, बहुत सारे बहाव में टूट गई है, तो ये क्या है? डेल्टा। लेकिन सीधा समुद्र में मिल जाता है, वो क्या है? एक्चुरी बनाती है ना। जवाहर नद। उसके बाद तीसरी पार्ट पढ़ते हैं, भ्रंश घाटियाँ क्या होती हैं। भ्रंश घाटियाँ देखो समझते हैं। भ्रंश घाटियाँ जहाँ प्लेटों के टूटने से जमीन में का जो भाग थोड़ा टूटकर अलग अलग हो जाता है और उनके बीच में एक खाईनुमा आकृति बन जाती है। खाईनुमा आकृति बन जाती है और उससे जो पानी बहकर आता है, उससे जो पानी बहकर आता है उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। मान लिया देखो, एक ये पूरा मैदान था, एक पार्ट ये टूट के ज़मीन का हिस्सा इधर को खिसक गया, इधर को खिसक गया। एक तरीके से क्या है, तुमने देखा होगा जो मिट्टी होती है ना, उसमें छोटी छोटी जो दरारें बन जाती हैं और उन दरारों से ऐसे पानी बहकर आता है और वो निकल जाता है, तो उन दरारों को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटियाँ कहते हैं। आई होप आप इतने तीनों को समझ पाए होंगे भ्रंश घाटियाँ क्या है। उसके बाद नर्मदा नदी के बाद ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से, तो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात। ये वाली नर्मदा ताप्ती के विशेषता यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, मतलब इसके एक से दोनों साइड क्या है? पर्वत हैं। ठीक है, तो बीच में कौन सी? सतपुड़ा रेंज यहाँ तक आती है। इधर नर्मदा नदी बह रही है, इधर ताप्ती नदी, तो भ्रंश घाटी बनाती है। जवाहर नद का निर्माण करती है। जो जो काम मतलब नर्मदा नदी करती है वही ताप्ती करती है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वहाँ पर नर्मदा नदी पर कौन सा बसा था? जबलपुर। और यहाँ कौन सा शहर बसा है? सूरत, है ना। तो आप समझ पाए होंगे, कई बार हमने ये डिस्कस भी कर लिया, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है। और वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये दो नदियाँ। इधर को पूर्व की ओर को बहती हैं ज़्यादातर, नहीं तो सब नदियाँ किधर को बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ को बहती हैं, है ना। दक्षिण भारत की यही दो नदियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर से पूछी जाती है। मांडवी नदी। मांडवी नदी का उद्गम से कर्नाटक के भीमागढ़ स्थान यानी पश्चिमी घाट से बहाव कर्नाटक से गोवा मांडवी नदी और अरब सागर में गिर जाती है। गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के तट पर है, तो याद रखना कि मांडवी नदी गोवा की राजधानी पणजी इसी के तट पर बसी हुआ है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जुआरी नदी मतलब गोवा से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। छोटी सी नदी को कभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ बसी पूछा जाता है, कहाँ भी बहती है। जुआरी नदी कहाँ बहती है? तो गोवा में बहती है। ऐसे रखना कि सबसे ज़्यादा जुआरी कहाँ रहते हैं? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है शरावती नदी और गंगा वैली। दोनों नदियाँ कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। पेरियार नदी केरल से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो पेरियार नदी पूछा जाए कहाँ बहती है? तो केरल में ही, पेरियार बांध भी इसी पे। भरतपुजा नदी, तो भरतपुजा नदी तमिलनाडु से निकलती है और केरल से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सब नदियाँ पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं। सभी को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है हमने कि आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।